अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा जो टॉपिक डिस्कशन में चल रहा है वो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन होती क्या है ये ऑलरेडी मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। इसका जो पहला लेक्चर था वो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, और उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आप मेरी चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। स्टरलाइजेशन का आज हमारा दूसरा टॉपिक है। मैंने बोला था कि स्टरलाइजेशन हम जो भी मेथड्स हैं इसमें ये हम सब डिफ़ाइन करेंगे, और ये हमें सीखना भी है, ये हमें मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि विथआउट स्टरलाइजेशन कोई भी कंसेप्ट जो स्टेबिलिटी के रिलेटेड होगा वो आपको समझ नहीं आ जाएगा। इसलिए स्टरलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने डिफ़ाइन किया था इसका स्टरलाइजेशन का ये तीन हिस्सों में बांटा जाता है। तीन इसकी डिविजन्स हैं। एक तो है इसका जो फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, दूसरा केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, और तीसरा रेडिएशन, जिसमें आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशंस आते हैं। यह हमारा स्टरलाइजेशन में काम आता है। पहला वाला जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। एक्चुअली फिजिकल में क्या करते हैं हम स्टरलाइजेशन को, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं और कहाँ क्या ऑब्जेक्टिव वहाँ पे यूज़ करते हैं, वो इसमें समझ आ जाए। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में जो भी हम यूज़ करते हैं वो है हीट। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में हीट हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे हीट पे जाएंगे। हीट क्या होती है? ये दो तरह की होती है हीट जो फिजिकल में करते हैं। या तो हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ही हीट देते हैं, या कोई और जगह गर्म होता है या कहीं और से हीट सप्लाई होके आती है, वो फिर इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन करती है। इसलिए डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली हीट सप्लाई करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, डायरेक्टली हीट करते हैं हम सप्लाई। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में हीट कहीं से और जगह गर्म होता है, कुछ और चीज़ वो उसको करवाते। जैसे कि ऑटोक्लेव में हम पानी एक जगह गर्म करते हैं, फिर उसका ही स्टीम फिर चैम्बर में चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे स्टरलाइजेशन होती है। वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। डायरेक्ट हीट ऑब्जेक्ट हीट के साथ डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट होता है, इनडायरेक्टली कांटेक्ट होता है हीट से, उसको बोलेगी डायरेक्ट हीट। जो डायरेक्टली हीट के साथ होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट हीट, और जो इनडायरेक्टली हीट उसके साथ सप्लाई होती है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट हीट। यानी कि हीट को हम फिजिकल में हीट मेथड यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं, वो होता है डायरेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम सप्लाई करते हैं, और इनडायरेक्टली और जो ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्टली हम सप्लाई करते हैं। और डायरेक्ट हीट में क्या क्या आता है और इनडायरेक्ट में क्या आता है? डायरेक्ट हीट में रेड हॉट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हीट के साथ रेड करवाते हैं, ऑब्जेक्ट रेड बनता है। जैसे इन ऑक्यूलेटिंग लूप को डायरेक्टली हीट के साथ हम क्या करते हैं? रेड बनाते हैं, रेड करते हैं ताकि उसकी स्टरलाइजेशन हो जाए। और दूसरा इसमें फ्लैमिंग भी, जैसे कि बर्नसन बर्नर के साथ हम गिलास स्लाइड्स रखते हैं, गिलास स्लाइड्स उसके साथ हीट करवाते हैं फ्लैमिंग मेथड में, ताकि उसकी स्टरलाइजेशन हो जाएगी। या अगर हम गिलास स्लाइड प्रिपेयर करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, वहाँ पे फिक्सेशन होती है, फिक्स होता है वहाँ पे फिक्स। एक तो फिक्सेशन वो कलर वाला, दूसरा है फिक्स होता है, उसके साथ वो हम हीट मेथड में फ्लैमिंग मेथड में करवाते हैं। इसलिए डायरेक्ट हीट में रेड हॉट आता है और फ्लैमिंग मेथड आता है। इनडायरेक्ट हीट में आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट हीट के साथ नहीं करवाते हीट अप, बल्कि हीट कहीं से और से सप्लाई होती है, फिर वहाँ ऑब्जेक्टिव तक पहुँच जाती है। और ऑटोक्लेव में मैंने अभी बोला है कि हम कहीं और जगह हीट सप्लाई करते हैं, फिर ऑटोक्लेव में चैम्बर में मेन चैम्बर के साथ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पहुँच जाता है। इसलिए हीट में मैंने बोला है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हॉट रेड हॉट और फ्लैमिंग मेथड। इनडायरेक्ट में हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव।
अगर आपका आ गया ना हीट, कभी कभी क्वेश्चन आता है हीट मेथड में, या हीट में क्वेश्चन आता है, फिजिकल मेथड में आता है, आपको फिजिकल मेथड डिफाइन करना होता है, आपको ये सब लिख सकते हो और ये अलग से डिफाइन भी कर सकते हो। अब हम ये अलग अलग से पढ़ेंगे कि रेड हॉट क्या होता है और हीट। हीट फर्दर डिवाइड, अगर और भी डिवीजन देखेंगे हम, किसी और तरह का डिवीजन करेंगे। हीट, एक तो ये हो गया डिवीजन, एक तो हमने यहाँ डिवाइड किया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड में। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे हीट को। हीट एक सप्लाई होती है ड्राई हीट, जो बिल्कुल ड्राई होती है, उसमें के साथ मॉइस्ट का कुछ भी ताल्लुक नहीं होता है, सिर्फ ड्राई हीट सप्लाई करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स तक। जैसे कि रेड हॉट आता है, फ्लैमिंग आता है, ये ड्राई हीट करते हैं हम। एक तो हीट में दो मेथड्स आते हैं, एक तो ड्राई हीट और दूसरा मॉइस्ट हीट। एक तो ड्राई हीट, दूसरा है मॉइस्ट हीट। हीट डिवाइड कर सकते हैं हम दो में, और दो में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में क्या होता है, ड्राई हीट में मेथड जो है रेड हॉट, ये डायरेक्टली करवाते हैं हम, और ये डायरेक्ट मेथड में भी आता है। और ड्राई हीट, हम हीट ड्राई करते हैं वहाँ पे सप्लाई, डायरेक्ट हीट सप्लाई, उसमें हीट मॉइस्ट नहीं होती है, ड्राई हीट होती है। फ्लेमिंग मेथड में भी सेम वैसे ही करते हैं। और इसमें आता है हॉट एयर ओवन और इंसर्नेशन। ये चार मेथड है ड्राई हीट में। ड्राई हीट में रेड हॉट, फ्लैमिंग और हॉट एयर ओवन और इंसर्नेशन, ये हम अलग अलग ये चार मेथड्स पढ़ेंगे। एक्चुअली रेड हॉट में क्या होता है, रेड हॉट में हम ऑब्जेक्ट्स को, मैंने बोला, इन ऑक्यूलेटिंग लूप करवाते हैं, डायरेक्टली हीट पे सप्लाई करते हैं, डायरेक्टली हीट पे हीट देते हैं डायरेक्टली इन ऑक्यूलेटिंग लूप को, उसकी वजह से वो स्टरलाइजेशन होती है। इसमें क्या करते हैं, ये इन ऑक्यूलेटिंग लूप जो है, ये हम बिल्कुल रेड होता है। आपने देखा होगा बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जब हीट पे हम डायरेक्टली हीट सप्लाई करते हैं, वो रेड होते हैं, उसकी वजह से उसको स्टरलाइजेशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग होती है। ये एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट्स है आज के, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये उन पे नहीं करवाते, क्योंकि उनके दरमियान बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है। अगर फर्दर हम ये करेंगे, मतलब रिपीटेड, फिर क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर हम एक सर्जरी के बाद दूसरा उसको स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है बार बार रिपीटली उनको करवाना है स्टेरिलाइजेशन। मगर अगर इस मेथड से हम स्टेरिलाइजेशन करवाएंगे तो ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन ऑक्यूलेटिंग लूप बाकी इंस्ट्रूमेंट को हम करवाते हैं ये, मगर जो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है, इजीली उनके दरमियान बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट बहुत, मतलब अगर हम बहुत टाइम, मतलब 3 5 6 रिपीटेड करेंगे, तो इस वजह से उसका इंस्ट्रूमेंट्स का जो ये होता है वो बाद में ख़राब हो जाता है। इसलिए ये मेथड नए वाले इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं होते हैं यूज़, इसलिए ये पुराने इन पहले वाले जब स्टेरिलाइजेशन की कंसेप्ट नहीं आए थे, मॉडर्न कंसेप्ट्स, तब हम करवाते हैं डायरेक्ट हीट रेड हॉट से, डायरेक्टली हीट करवाते हैं। ये क्या है, इसका मेथड क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स को डायरेक्टली हीट पे लाते हैं, जैसे कि बर्सन बर्नर या कोई कैंडल या कोई भी और डायरेक्टली उस पर हीट करवाते हैं, वो होता है रेड हॉट, इसलिए बोलते हैं इसको रेड हॉट स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन होती है, मगर नई मेथड्स में नहीं, नई इंस्ट्रूमेंट नहीं करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो लाइफ, इंस्ट्रूमेंट्स की लाइफ वो कम हो जाती है। फ्लेमिंग मेथड में सेम लाइफ कम हो जाती है। ये भी मेथड होता है, ये दोनों क्लिनिक्स मेथड, क्लिनिकल लैब्स में, क्लिनिकल ये इसमें क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर ये हॉस्पिटल्स में उतना नहीं करवाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ये इनऑकुलेटिंग लूप्स को करवाते हैं, उन पे यूज़ होता है वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में भी। मगर यहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन है, मेन स्टेरिलाइजेशन, वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट को नहीं करवाते। एक्चुअली फ्लेमिंग ग्लास स्लाइड्स को या बर्सन बर्नर में मैंने बोला है कि अगर फिक्स करना होता है स्लाइड, तब हम करवाते हैं, या ग्लास स्लाइड्स को स्टेरिलाइजेशन करवाने के लिए फ्लेमिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। मगर नए वाले इंस्ट्रूमेंट में याद रहे, ये दोनों जो है हम नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ जो इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं, लाइफ उनकी कम हो जाती है इन दोनों में। इसलिए जब
ओल्ड मेथड्स जब पुराने ज़माने में ये करवाते थे। अब जो लेटेस्ट मेथड जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एग्ज़ाम में भी आता है और ये याद रहना भी चाहिए, और सब BSc या पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ये कंसेप्ट ज़रूरी याद रखना है, स्टेरिलाइजेशन का सारा। और हॉट एयर ओवन भी रहना चाहिए यार। OT वालों के लिए भी ज़्यादा है और एनेस्थीसिया वालों के लिए, मगर बाकी जो भी वहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए भी जो भी यूज़ करते हैं, जो भी हॉस्पिटल में वर्क करता है, उनके लिए सबको याद रखना ज़रूरी है। इसलिए हॉट एयर ओवन क्या होता है? हॉट एयर ओवन ये स्टेरिलाइजेशन एक मेथड है, ये बोल सकते हैं हम। स्टेरिलाइजेशन मेथड एक स्टेरिलाइजेशन मेथड है ये। इसमें क्या होता है, इसमें ड्राई हीट, ये ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है। ड्राई हीट मैंने बोला ना, हीट का हम दो में, एक में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में। मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव आता है, स्टीम स्टेरिलाइजेशन है, वो में बाद में पड़ेगी। मगर इसमें ड्राई हीट में क्या आता है, ड्राई हीट में रेड हॉट, फ्लैमिंग और हॉट एयर ओवन, इसलिए ये ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। और यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट सप्लाई ऑफ हीट। इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ हीट हो गई ये इनडायरेक्ट मेथड स्टेरिलाइजेशन का। हम डायरेक्टली हीट सप्लाई नहीं करते हैं, कॉइल की वजह से ये जो वहाँ पे आयर है वो क्या होता है, वार्म, वो फिर सर्कुलेट हो जाता है बाकी एरियाज में। आयर वार्म होता है, इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली हम सप्लाई नहीं करते हैं, आयर वार्म होता है, उसकी वजह से वो ऊपर चला जाता है, वही वार्म लाइट फिर स्टेरिलाइजेशन होती है। इसलिए इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। प्रिंसिपल इसका क्या है, जब भी हम ऑन करते हैं ये हॉट एयर ओवन, तब क्या हो जाता है, वहाँ पे जो अंदर वाले डोर, आफ्टर क्लोजिंग द डोर, जो अंदर वाला आयर होता है वो वार्म हो जाता है। उसकी वजह से, वार्म की वजह से सारा जो एनवायरनमेंट है, इधर का आयर है इसमें प्रेजेंट, वो सब वार्म हो जाता है और फिर वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन होती है। आयर गेट्स वार्मड विथ रेजिस्टर्स यानी कॉइल्स, सर्कुलेट्स थ्रू पोर्स इन शैलोज। फिर ये पोर्स जो कहाँ पे होती है, आयर वार्म होता है, फिर सर्कुलेट कैसे हो जाता है ऊपर नीचे, जो पोर्स होती है शैल्वज में। नो, ये शैल्वज है, ये शैल्वज है, ये भी शैलो, ये भी शैलो, इनके इनमें पोर्स होते हैं, ये जो डॉट्स है ये पोर्स है। वहां से सर्कुलेट एयर हो जाता है, वार्म एयर, फिर क्या हो जाती है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इसका मैन्युफैक्चर कैसा है, इसकी जो डायग्राम मैंने बनाई है वो इजी है, यही हॉट एयर ओवन होता है। हॉट एयर ओवन में क्या होता है, हॉट एयर ओवन अंदर वाली बॉडी जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, विथ इसमें स्टेनलेस स्टील होता है अंदर वाले। और ये बाहर एनवायरनमेंट को, इसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, इंसुलेशन होती है, अंदर इंसुलेशन होती है बाहर से, क्योंकि ये हीट बाहर चला जाएगा और हीट लॉस हो जाएगी, इसलिए इसको फुली इंसुलेटिंग है, ये फुली इंसुलेटेड है। एक मैंने बोला है ये ज़्यादातर सर्कुलेट में होता है, या होता है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर होता है। और दूसरा इसका जो बॉडी है वो स्टील है, और ऊपर से इसका इंसुलेटिंग मटेरियल, ताकि हीट लॉस ना हो जाए। और इसका डोर होता है, डोर एक होता है, और ऊपर से जो पैरामीटर्स इसमें है वो है थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर मेजर करता है, वो मैनुअल भी होता है और डिजिटल भी होता है। थर्मोमीटर दोनों होते हैं, मैनुअल भी और डिजिटल भी, किसी पे मैनुअल होगा, किसी पे डिजिटल होगा। और थर्मोस्टेट होगा जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, कंट्रोल टेम्परेचर करता है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी स्टेरिलाइजेशन के लिए चाहिए, वो कंट्रोल करता है, ज़्यादा होने नहीं देता है, वो कंट्रोल टेम्परेचर करता है। और इसका जो है मेन प्लग होता है जो कॉइल के साथ कनेक्ट होता है। कॉइल क्या होता है, रेजिस्टर होता है, जो वार्म होती है, ये है इसका प्रिंसिपल। और इसमें अंदर से शेल्व्स होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं हम, और उन शेल्व्स में पोर्स होते हैं, ताकि जो भी वार्म एयर है वो सर्कुलेटिंग
सर्कुलेट हो जाए, वो पूरी इसमें ना अंदर फैल जाए। इसलिए वरना तो यहाँ पे ही रहेगा, अगर ये बंद रहेगा ऊपर, वरना यहाँ रहेगा नीचे, ये वार्म हो जाएगा, फिर ऊपर वाला वार्म वैसे ही कूल रहेगा। इसलिए थ्रू आउट सर्कुलेशन, वार्म एयर सर्कुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको परफोरेशन करवाते हैं, परफोरेशन रहती है इनमें शैलोज में। इसका जो टेम्परेचर है स्टरलाइजेशन के लिए, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल मैंने बोला, इसका ये है, मेथड क्या है, जो ही हम प्लग ऑन करते हैं, जो ये सराउंडिंग में एयर होता है नीचे वाले, वो वार्म हो जाता है। वार्म होने के बाद वो सर्कुलेट ऊपर तक चला जाता है। जब फिर हमें कैसे पता चलता है, थर्मोमीटर से पता चलता है, हम टेम्परेचर और थर्मोस्टेट से हम कंट्रोल करते हैं क्या, टेम्परेचर कितना रखते हैं हम। अगर हम 160 का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस का रखेंगे, तब हमें स्टरलाइजेशन 90 मिनट्स 1.5 आवर में स्टरलाइजेशन होगी। अगर हम टेम्परेचर रखेंगे 170 डिग्री सेल्सियस, तब हमारा टाइम होना चाहिए 1 आवर। अगर हम स्टरलाइजेशन रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस, तब हमारा टाइम होना चाहिए 45 मिनट्स। ये टेम्परेचर है और ये कितना टाइम रखना है, और तब अगर हम इतना टाइम रखेंगे तो यहाँ स्टरलाइजेशन हो जाएगी। स्टरलाइजेशन किन इंस्ट्रूमेंट्स का करवाते हैं, स्टरलाइजेशन गिलास वायर का स्टरलाइजेशन भी यहाँ होता है, गिलास सिरिंजेस का स्टरलाइजेशन भी यहाँ होता है, पैट्री डिशेस का भी स्टरलाइजेशन यहाँ पे होता है, फ्लास्क्स का भी स्टरलाइजेशन होता है, पिपेट्स का भी स्टरलाइजेशन होता है, और टेस्ट ट्यूब्स का भी स्टरलाइजेशन यहाँ पे करवाते हैं। फोर्सेप्स का स्टरलाइजेशन होता है, स्कालपल्स का स्टरलाइजेशन होती है, सीजर्स का स्टरलाइजेशन होती है, और पेट्रोलियम जेली का स्टरलाइजेशन यहाँ पे होता है। पाउडर्स का भी स्टरलाइजेशन होती है, जैसे कि स्टार्क, जिंक ऑक्साइड, इनमें स्टरलाइजेशन होती है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, ये सारे स्टरलाइजेशन करवाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं स्टरलाइजेशन करता है वो रबड़ गुड्स, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे स्टरलाइजेशन नहीं करवाते, क्योंकि ये रबर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे स्टरलाइजेशन नहीं करवाते। इसके 2 टाइप्स आते हैं स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन के। एक हॉट एयर ओवन है फोर्स्ड एयर हॉट एयर ओवन, फोर्स्ड एयर हॉट एयर ओवन, फोर्स्ड एयर हॉट एयर ओवन, एक स्टरलाइजेशन। ये लेटेस्ट यूज होता है, और ज़्यादातर यही यूज करते हैं, फोर्स्ड एयर हॉट एयर स्टरलाइज ओवन। इसमें क्या होता है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर डोर भी होता है, थर्मोमीटर भी होता है, थर्मोस्टेट भी होता है, कॉइल भी होती है, मगर इसमें पीछे से फैन लगा होता है। फैन का क्या काम है, फैन जो ही यहाँ पे एयर वार्म होता है, वो फैन इजीली इसको सर्कुलेट करवाते हैं पूरे एरिया में। Fan is used to circulate warm air, helps in constant air throughout the oven. ये कांस्टेंट मेंटेन करता है, जो यहाँ टेम्परेचर होगा वो ऊपर भी टेम्परेचर होगा। इस वाले में यही इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पे जो ऊपर भी वही टेम्परेचर होगा, मगर इस वाले में, हाँ, दिस हेल्प्स इन फास्ट सर्कुलेशन ऑफ एयर। यहाँ पे क्या होता है, फास्ट सर्कुलेशन ऑफ एयर होती है, फास्ट सर्कुलेशन ऑफ एयर होती है, फास्ट सर्कुलेशन। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द टेम्परेचर सेम रहता है और फास्ट सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है, इसलिए ज़्यादातर यही करते हो। स्टैटिक में क्या होता है, उसमें फैन नहीं होता है, जब यहाँ से गर्म हो जाएगा एयर, फिर ऊपर गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट हीट ट्रांसफर नहीं होती है, हीट नॉट ट्रांसफर यूनिफॉर्मली, हीट ट्रांसफर यूनिफॉर्मली नहीं होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है, इसलिए जब यहाँ गर्म हो जाएगा फिर ऊपर वाला गर्म हो जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, फैन वो सर्कुलेट करवाते हैं। और प्रिकॉशंस, इसकी प्रिकॉशंस में क्या आएगा, डोर क्लोज रहना चाहिए, पैरामीटर जो भी है, थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट, ये या प्लग वलग या डोर क्लोजर, ये रहना चाहिए। मेंटेनेंस में क्या होता है,
मंथली मेंटेनेंस करवाते हैं और वीकली मेंटेनेंस करवाते हैं बाय इंजीनियर्स। इंजीनियर आते हैं, वो मेंटेनेंस करवाते हैं क्योंकि इंजीनियर जो होता है इसका वो मंथली और वीकली मेंटेनेंस करवाता है। और हम मेंटेनेंस खुद भी कर सकते हैं, मंथली और वीकली भी। वो प्लग देखने के लिए मंथली वीकली या हर दिन देखने के लिए हम प्लग देखेंगे, प्लग मत कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉक होगा या कुछ होगा, हम वो देख सकते हैं। क्लीनिंग हम आफ्टर प्रोसीजर भी, जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, और वीकली भी जब हफ्ते में एक बार भी करवा सकते हैं आफ्टर प्रोसीजर। पावर सप्लाई शुड बी करेक्ट। पावर सप्लाई अच्छी रहनी चाहिए। कम अगर पावर सप्लाई तो ये वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। ये ओवरलोड नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से इसको सर्कुलेट एयर नहीं हो जाएगा और प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन नहीं हो जाएगी। जो भी हम मटेरियल इसमें डालेंगे, जो भी हम मतलब गिलास वेयर ये होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए हाँ? ये ड्राई होनी चाहिए, ये ड्राई होनी चाहिए। जो भी रखेंगे हम, ये ड्राई होनी चाहिए। और जो टेस्ट ट्यूब्स फ्लास्कस, ये रैपिड होनी चाहिए क्राफ्ट पेपर में ये रैपिड होनी चाहिए। हाँ, जो ही हमारा स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी, हमने स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट की, हमको ओवन 2 आवर्स तक कूल रहने देना है। डोर नहीं खोलना है क्योंकि वहाँ से गर्म हवा बाहर आ जाएगी, बर्न भी हो जाएगा। और जो भी वहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन करता है, वहाँ पे जो भी टेक्नीशियन है कोई भी, उसका फिर वो बर्न हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, और इंस्ट्रूमेंट भी गर्म होगी, हमको क्या करना है 2 आवर्स तक इसको ऐसे ही रहने देना है। हमने बंद किया, बंद करने के बाद 2 आवर्स वेट करना है, ये कूल हो जाएगा, हम फिर इंस्ट्रूमेंट आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गई हॉट एयर ओवन स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं और क्यों करवाते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट पूछते हैं, ये 3 टेम्परेचर्स ये ज़रूर पूछते हैं, और ये कौन सा टाइप का स्टेरिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, और ड्राई हीट है या मॉइस्ट हीट है, ये भी पूछते हैं। और इसमें परफोरेटिंग शाल्व्स वो भी पूछते हैं क्यों होते हैं। हमें पता है क्यों परफोरेटिंग शाल्व्स, सर्कुलेट इजी हो जाएगी उससे, इसलिए ये है हॉट एयर ओवन। अगर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इंसिनरेशन भी होगा, और आगे बढ़ेंगे हम फिर मॉइस्ट हीट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये थी ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये हमारा हो गया ख़त्म, ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।